हेलो एवरीवन, लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा के फर्स्ट पेपर के बारे में, जो कि आप जानते हैं कि डिसेबिलिटी से रिलेटेड है। और आज हम उसी के टॉपिक फर्स्ट पे बात करेंगे, फर्स्ट यूनिट के, जो कि है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल एंड मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी। इसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पूछा गया डिसेबिलिटी का, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल का, और साथ में मॉडल भी पूछे गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो भी साथी डिप्लोमा कर रहे हैं, कि उनके 27 अगस्त से पेपर भी हैं, तो हमने उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया है। और हम इस पे पूरा पेपर कंप्लीट करवाएंगे, और आपके 5 पेपर हैं, 5 के 5 पेपर कंप्लीट करवाने की हमारी कोशिश रहेगी कि आपका पेपर होने से पहले हम पूरा पेपर कंप्लीट करवाएं। और आपसे उम्मीद है कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और अपने साथियों के साथ शेयर भी करेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले डिसेबिलिटी के बारे में देखें, तो जो दिव्यांगता है, तो वो समाज में अलग थलग माने जाने वाले समूह रहा है। स्टार्टिंग से ही अगर हम देखें तो दिव्यांगों को समाज से अलग रखा गया है, और दिव्यांगों की दशा उस समय बहुत शोचनीय थी, जब इनको मतलब राक्षस बोलते थे या बुरी आत्मा बोलते थे या पूर्व जन्मों का पाप बताते थे। क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि जो प्राचीन काल था, तो उस समय पे दिव्यांगों को उस दृष्टि से नहीं देखा जाता था कि उनको मतलब पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, उनको अच्छी शिक्षा दी जाए, और उनको एडीएल सिखाया जाए, और उनको ट्रेनिंग दी जाए वोकेशनल। तो उनको सिर्फ राक्षस कह के या बुरी आत्मा कह के या पूर्व जन्मों का पाप बता के, और उनको उसी टाइम पे मार दिया जाता था पैदा होते ही। तो उस टाइम पे इनके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाता था, और फिर जैसे जैसे समय बीतता गया तो इनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखा गया। और लेकिन जब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगों के विकास के क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिला, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, और तो इन दिव्यांग व्यक्तियों के बारे में भी सोचा जाने लगा। और फिर बहुत सारी पॉलिसी आई हैं और एक्ट आए हैं, तो जिनमें इनके बारे में बात की गई, और फिर इनके शिक्षण प्रशिक्षण के बारे में बताया गया। तो धीरे धीरे रुचि पैदा होने लगी लोगों की इनके प्रति, तो इनके शिक्षण प्रशिक्षण पुनर्वास के लिए काम किया जाने लगा। और समय परिवर्तन के साथ साथ लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया, जिससे शिक्षा शास्त्री, धर्मावलंबी, महात्मा, मुनि, ऋषि मुनि आदि लोगों का विशेष योगदान रहा। इन्होंने भी दिव्यांगों को समाज का मुख्य अंग माना और कार्य करना प्रारंभ कर दिया। दिव्यांगता के क्षेत्र में क्रमबद्ध विकास को हम निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इनके प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आया। फिर इनके प्रति जो भी कार्य थे, शिक्षण प्रशिक्षण का हो, पुनर्वास का हो, तो वो करना प्रारंभ किए गए। और जो ऋषि मुनि हैं, महात्मा हैं, तो उनका इसमें विशेष योगदान रहा है, क्योंकि वो ही समाज का मुख्य अंग माने जाते थे प्राचीन काल में, और उन्होंने सबसे पहले कार्य करना प्रारंभ किया इनके प्रति। तो धीरे धीरे फिर लोगों में भी इनके प्रति रुचि फैलने लगी, और लोग भी इनके प्रति ध्यान देने लगे। और जो भी इनका शिक्षण प्रशिक्षण है या पुनर्वास के क्षेत्र में तो कार्य होने लगा, और जैसे जैसे एक्ट पॉलिसी बनने लगी, तो उनमें इनका भी जिक्र किया जाने लगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 16वीं शताब्दी से, 16वीं शताब्दी में पोप ग्रेगरी प्रथम थे, जिन्होंने धामी वंश की स्थापना की थी। तो इन्होंने अपने अनुयायियों को बोला था कि ये जो दिव्यांगजन है उनकी सेवा करें, पर इनके कहने का इतना फ़र्क नहीं पड़ा था, और उस समय फिर दिव्यांगों की स्थिति दयनीय ही थी। उसके बाद अगर हम बात करें 17वीं शताब्दी के बारे में, तो 17वीं शताब्दी में इनकी शिक्षा दीक्षा देख रेख की व्यवस्था की जाने लगी। और जो दर्शन शास्त्री हैं N.A. डिस्कार्ड, उन्होंने इनके सीखने के सिद्धांत की नींव रखी थी। और इसी काल में एक पाहो पिंस कीली नामक एक स्पेनिश वैज्ञानिक थे, जिन्होंने बंदिर बच्चों को लिखाना पढ़ाना प्रारंभ किया था। और जो सूरदास और अन्नास भी थे, वो भी इसी काल के थे। तो इन्होंने इनकी वजह से ही जो विकलांगजन है कि बदलती स्थिति का सूचक है ये, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि सूरदास और अन्नास थे, जो उनको जो सोसाइटी थी उसमें बहुत ऊंचा दर्जा प्राप्त था। तो इनकी ही वजह से विकलांगजनों की जो स्थिति है वो बदलती स्थिति के ये सूचक थे, कि इनको बहुत इज्जत मान सम्मान दिया जाता था।
तो ये उस चीज़ के सूचक थे। उसके बाद फिर अगर हम बात करें 18वीं शताब्दी की, तो 18वीं शताब्दी को पुनर्वास की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इनके लिए रिहैबिलिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, इनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था करना, क्योंकि जो डिसेबल चाइल्ड होते हैं वो मतलब ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाते, और प्राचीन काल में तो बिल्कुल ही इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था। तो उस समय पे इनका वोकेशनल की तरफ ध्यान ना देके सिर्फ रिहैबिलिटेशन की तरफ ध्यान दिया जाता था, और 18वीं शताब्दी को पुनर्वास की अवस्था बोला जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इनके पुनर्वास पे काम किया गया था, तो जो कि सामाजिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आती है। इस काल में शोध एवं अनुसंधान भी प्रारंभ हुए, इनके जो डिसेबल पर्सन के प्रति रिसर्च प्रारंभ हुआ और लोगों ने खोज करना स्टार्ट किया। तो राजनीतिक सुधारकों ने शिक्षा और स्वास्थ्य में दिव्यांगों की शिक्षा एवं दक्षता को जोड़ने का सफल प्रयास किया। इस काल में वाणी एवं भाषा संबंधी विकास सर्वप्रथम अम्बे चार्ल्स द्वितीय और सैमुअल हार्वे ने हस्तचलित संकेतों की एक पत्ती विकसित की। इन्हें सांकेतिक पत्ती का जनक के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं उनको हम साइन लैंग्वेज के थ्रू पढ़ाते हैं। तो जो सर्वप्रथम इसका विकास किया था वो चार्ल्स द्वितीय और सैमुअल हार्वे ने किया था, और हस्तचालित संकेतों को ही हम साइन लैंग्वेज बोलते हैं। तो इस पत्ती का विकास किया था इन्होंने, इसीलिए इनको साइन लैंग्वेज का जनक, जो फादर है साइन लैंग्वेज का, वो बोला जाता है। और इसके उपरांत जो 1748 ईस्वी में डॉक्टर डीड रीट ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों की शिक्षा प्रारंभ की। सर वैलेंटाइन ने सन 1784 ईस्वी में प्रथम अंध विद्यालय खोला। तो 1748 में तो डॉक्टर डीड रीट ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों की शिक्षा प्रदान करना स्टार्ट किया था, और वैलेंटाइन ने 1784 में प्रथम अंध विद्यालय खोला था। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है आपको कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पूछा गया आपसे, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है कि कब किसने क्या किया था। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 19वीं शताब्दी की, तो 19वीं शताब्दी दिव्यांगजनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इसमें जो विकास हुआ था वो क्रमबद्ध तरीके से हुआ था। तो इसी शताब्दी में दिव्यांगजनों हेतु शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो कि लुइस ब्रेल थे, जिन्होंने ब्रेल लिपि का विकास किया था। तो इनका जन्म हुआ था 1809 ईस्वी में। उसके बाद 1870 ईस्वी में जो ब्रिटेन के लोग थे उनको दिव्यांगता की शिक्षा के लिए जागरूक हुए वो सब। और उसके बाद फिर 19वीं शताब्दी में दिव्यांगजनों हेतु महत्वपूर्ण कार्य करने वालों में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जो 1887 में जिनका जन्म हुआ, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इन्होंने फ़ोन, जो टेलीफोन है उसको बनाया था और उसका इन्होंने निर्माण किया था। उसके बाद अगर हम बात करें अल्फ्रेड बिनेट की, जिन्होंने IQ का लिए वो किया था, काम किया था, तो इनका जन्म 1857 में हुआ। फिर मैडम मारिया मोंटेंसरी, जिनका जन्म 1870 में हुआ। इन्होंने जो सबसे ज़्यादा जो भी बोला था कि प्ले वे मेथड से सिखाना चाहिए और हमें नेचर के थ्रू बच्चों को सिखाना चाहिए, तो इन सब का जन्म हुआ था 19वीं शताब्दी में। और भारत में सन 1857 में श्रीमती एनी शार्प ने अमृतसर में प्रथम अंध विद्यालय की स्थापना की थी। तो जैसा कि आप देख सकते हो 19वीं शताब्दी में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है अगर हम डिसेबल बच्चों के पढ़ाई को लेके देखें तो। और सब जिन्होंने भी काम किया है उनका जन्म 19वीं शताब्दी में ही हुआ है तकरीबन। उसके बाद बात करें हम 20वीं शताब्दी की, तो 20वीं शताब्दी में जो सबसे ज़्यादा काम हुआ है वो मानसिक तौर पर पिछड़े बालकों के लिए विद्यालय खोलने के ऊपर किया गया था। और परंतु ये प्रयास था जो वो सफल नहीं हुआ था। उसके कुछ समय पश्चात सर्वबाधित एवं दृष्टि दोष वाले बच्चों के लिए एक दिवसीय विद्यालय खोले गए। और इस शताब्दी में भी आंशिक निःशक्त व्यक्तियों के लिए तो विद्यालय थे, परंतु उनमें पूर्णतः सुविधा नहीं थी। विद्यालय जरूर खोल दिए गए थे इस शताब्दी में, पर जो पूर्ण रूप से सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं प्रोवाइड करवा रहे थे इस टाइम तक भी। फिर सन 1903 ईस्वी में लंदन कमीशन और इस क्षेत्र में कार्य करने वाली कुछ उत्तरदायी संस्थाओं ने मिलजुल कर मंदबुद्धि बालकों के लिए कुछ प्रावधान बनाए और उनकी शिक्षा प्रारंभ कर दी थी। उसके बाद बात करें हम 1913 ईस्वी में भारत के कई राज्यों में दृष्टिहीन मुख बधिर बच्चों के लिए प्रावधान किया गया तथा विद्यालय खोले गए। सन 1918 ईस्वी में रॉयल कमीशन आया, जिसे मेंटल डेफिशिएंसी बिल के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि 1918 में मेंटल डेफिशिएंसी बिल आया था। और उसके बाद भारत में 1929 में डॉक्टर कुंजित वर्ड ने स्कूल फॉर द ब्लाइंड के माध्यम से मद्रास एसोसिएशन की स्थापना की। उसके बाद 1936 ईस्वी में ही मंदबुद्धि बच्चों के लिए सरकारी मानसिक अस्पताल की स्थापना की गई थी।
उसके बाद अगर हम बात करें 1950 में ईस्वी में क्षमता को अलग से परिभाषित किया गया, और 1954 ईस्वी में मुंबई में एक नियमित विद्यालय में पहली बार विशेष शिक्षा प्रारंभ की गई थी। तो जो सबसे पहले विशेष शिक्षा प्रारंभ की गई थी वो 1954 में की गई थी, और मुंबई में सबसे पहले स्पेशल स्कूल खोला गया था। उसके बाद जो 65-66 में आप सभी जानते हैं कि कोठारी कमीशन आया था, तो उसमें जो सामान्य विद्यालय है, तो सामान्य विद्यालय में ही दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए समायोजन पर बल दिया गया था। फिर उसके बाद 68 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, तो उसमें भी फिर इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई थी। 1972 में लुइस ब्रेल मेमोरियल अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। 86 में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो कोठारी कमीशन था, फिर उसको अपडेट किया गया था 86 में, तो इसमें फिर दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में लाने की बात की गई थी। 87 में भारत में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम पारित हुआ था। 1992 में RCI की स्थापना हुई थी। जैसा कि आप सभी जानते हो कि डिसेबिलिटी से जो रिलेटेड जितने भी कोर्सेज करवाती है वो RCI करवाती है, तो RCI की स्थापना 1992 में हुई थी। फिर 1995 में सबसे मेन डॉक्यूमेंट है जो PWD एक्ट आया था, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जो कि 1995 है। तो वो दिव्यांगता के क्षेत्र में अब तक का सबसे महत्वपूर्ण प्रयास रहा था। और उसके बाद फिर 1999 में NT एक्ट आया था, जो कि राष्ट्रीय न्याय अधिनियम, नेशनल ट्रस्ट एक्ट बोलते हैं हम इसको। इसमें 4 प्रकार की विकलांगता को शामिल किया गया था, जिसमें मानसिक मंदता, परमस्तिष्कीय पक्षाघात, सवलीनता और बहुविकलांगता को शामिल किया गया था। तो इस प्रकार देखें तो हम ये ग्लोबल और इंडिया लेवल पे जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था उन सब के बारे में बात की हमने। तो एक के बाद एक जो भी डेवलपमेंट हुए हैं स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में, तो डिसेबिलिटी को लेके उन सब पे हमने बात की। और इस प्रकार सरकारी या गैर सरकारी तौर पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने दिव्यांगजनों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसमें दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवाओं के साथ साथ सामान्य जीवन प्रदान करते हुए समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में आसानी हुई, तथा इसके साथ ही दिव्यांगजनों को बाधा मुक्त वातावरण उपलब्ध करवाने हेतु प्रयास जारी है। साथ ही समय अनुसार उनके दृष्टिकोण में रुचि, व्यवहार आदि में परिवर्तन भी आया और आधुनिक तकनीकों को ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो दिव्यांगजन है उनको मुख्यधारा में जोड़ना और साथ में उनको बाधा मुक्त वातावरण प्रदान करवाना, यही मेन कोशिश रहती है। तो ये सब चीज़ें मतलब जो भी एक्ट और पॉलिसी जो भी डेवलपमेंट हुए हैं उन सब में यही बातें की गई है। जो इंक्लूजन लाने की हम बात करते हैं, तो इंक्लूजन का यही मतलब है कि जो दिव्यांगजन है उनको मुख्यधारा से जोड़ना और उनको बाधा मुक्त वातावरण प्रदान करवाना है। उसके बाद हम बात करें तो विकलांगता के मॉडल के ऊपर, तो इसमें सबसे पहले धार्मिक या नैतिक मॉडल आता है, जो कि हम भगवान के एक कार्य के रूप में विकलांगता को देखते थे कि ये तो पूर्व जन्मों का पाप है, ये तो जो भी मतलब बुरी आत्मा है, तो उसको हम धार्मिक या नैतिक मॉडल बोलेंगे। उसके बाद चिकित्सा मॉडल की बात करें तो मेडिकल मॉडल के रूप में आया कि विकलांगता जो है वो एक बीमारी के रूप में है, इसको फिर एक चिकित्सा के रूप में देखा जाने लगा। उसके बाद बात करें हम सामाजिक मॉडल की, तो विकलांगता के रूप में सामाजिक रूप से निर्मित घटनाएं कि जो भी समाज के प्रति दृष्टिकोण था विकलांगता को लेके, तो वो उन सब चीज़ों की बात करेंगे तो सामाजिक मॉडल में आएगा, क्योंकि इसको माना जाने लगा कि सोशल मॉडल है ये, और समाज का जो भी रवैया था इनके प्रति तो उनके बारे में बात की गई। फिर उसके बाद है पहचान मॉडल, तो आइडेंटिफिकेशन मॉडल, विकलांगता के रूप में एक पहचान कि जो विकलांगजन है उनको एक पहचान मिलनी चाहिए विकलांगता के रूप में, तो सर्टिफाइड किया जाने लगा उनको। और उसके बाद मानवाधिकार मॉडल, तो इनके जो भी अधिकार थे उन मुद्दों पे बात की जाने लगी। सांस्कृतिक मॉडल, तो इनको एक संस्कृति के रूप में भी देखा जाने लगा। उसके बाद आर्थिक मॉडल, तो इनको एक आर्थिक रूप से भी हमें जो चुनौती थी कि इनको आर्थिक रूप से मजबूत करना, तो उसके लिए फिर आर्थिक मॉडल आया। तो देख सकते हैं आप कि एक के बाद एक जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे मॉडल भी चेंज होते गए और टाइम के अकॉर्डिंग। तो बाकी और भी बहुत सारे हैं, तो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। तो उम्मीद है कि आप जो भी साथी डिप्लोमा के पेपर देने जा रहे हैं तो उन सबको ये समझ आएगा, और उसके अलावा जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये, चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं
तो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि जो भी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है वो आपके, चाहे स्पेशल एजुकेशन टीचर का पेपर कहीं भी हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चंडीगढ़ में हो, हरियाणा में हो, तो हर जगह इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ ये डिप्लोमा और बीएड वालों के लिए और एमएड वालों के लिए ये टॉपिक सभी में आता है, तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और उम्मीद है कि आप सभी को समझ आया होगा। और ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।